सभी को जोहार। लोकतंत्र बचाओ 2024 मंच पिछले साल भर से झारखंड के सभी राज्यों में जनता के साथ संपर्क बनाने का प्रयास कर रही है। हम लोगों का उद्देश्य किसी दल से या किसी पार्टी को समर्थन देना या विरोध करना नहीं था। हमारे साथ जितने 35 संगठन झारखंड के विभिन्न जिलों से जुड़े हुए हैं, उन सबका ऐसा मानना था कि देश में लोकतंत्र की क्षति हो रही है, लोकतांत्रिक संस्थाओं को कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है। इसलिए यह चुनाव बहुत ही आवश्यक है और इस चुनाव में अगर हम लोग लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए जनता को जागरूक नहीं करते हैं तो ये शायद एक ऐतिहासिक हम लोग की भूल होगी। उसी दृष्टि से, उसी उद्देश्य को लेकर हम लोग काम करते रहे हैं। पिछले 4 महीने में खासकर जब से चुनाव का आगाज किया गया, करीब 400 हमारे जो कार्यकर्ता वॉलंटियर्स हैं वो झारखंड के करीब सभी जिलों में सभी जगहों पर जाकर इस उद्देश्य का प्रचार करते हैं और जनसंपर्क बनाते रहे। अब तो एग्जिट पोल्स भी आ गए हैं और आप लोगों को ज़्यादा पता होगा हम लोगों से, लेकिन उसके अलावा जो हम लोगों की प्रायोरिटी है वो प्रायोरिटी वहीं की वहीं बनी रहेगी। कोई भी पार्टी सत्ता में आए, अगर वो लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए काम नहीं करती है, अगर वो प्रेस की आज़ादी के लिए, अगर वो अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए काम नहीं करती है, तो जनता के लिए, लोकतंत्र के लिए वो बहुत खतरा है। आप सब जानते हैं कि प्रेस और अभिव्यक्ति की आज़ादी में पूरी दुनिया में भारत का स्थान जो पहले 50-55 के आसपास हुआ करता था, वो गिरकर आज 106 हो गया, 106 हो गया है, जो कि लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक चीज है। तो इन मुद्दों पे हम लोग आगे भी काम करते रहेंगे। आज का जो संदर्भ है वो ये है कि अब चुनाव हो गए हैं, ईवीएम जो है में सारे मत बंद किए गए हैं, लेकिन जिस तरह से अभी जो चुनाव आयोग है उसका गठन किया गया औरी तरीके से और एक सिर्फ प्रधानमंत्री के कहने पे किया गया, उसमें सीजेआई को हटा दिया गया, लीडर ऑफ अपोजिशन को कोई तवज्जो नहीं दी गई, और जिस तरह से पूरे चुनाव के दौरान चुनाव आयोग ने काम किया है उससे जनता में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं हो पाया है। पहले तो इतना लंबा क्यों किया गया, इतने लोगों की मौत हो गई, इतनी भीषण गर्मी में क्यों चुनाव करवाया गया, 8-9 दिन का गैप क्यों दिया गया, और इन सब चीजों पे सब जगह चर्चा होती रही। आप लोगों के चैनल्स ने भी, अखबारों में भी इस पर लिखा है। और दूसरी जो सबसे अलग बात हुई है इस चुनाव के दौरान वो ये है कि इतनी सारी शिकायतें की अपोजिशन ने और कैंडिडेट्स ने, खासकर जिस तरह से पूरे चुनाव को धर्म के आधार पे और एक पर्टिकुलर 1-2 धर्म को निशाना बनाकर और ये कह के कि सारे अपोजिशन जो है वो मंगलसूत्र छीन लेगी और आपका भैंस खोल लेगी, और जो है ये मुस्लिम लीग का ये घोषणा पत्र है, इस तरह की जो चीजें फैलाई गई, इससे धार्मिक उन्माद को जन्म दिया गया है, क्योंकि देश के लिए बहुत ही खतरनाक है। हम लोग शायद, जैसा कि अरविंद केजरीवाल जी ने कहा, कि शायद हम लोग उस डायरेक्शन में जा रहे हैं जिसमें बांग्लादेश या रसिया या पाकिस्तान जो है जाकर चुनाव करवा रही है, जहां पे की कोई भी जो एक न्यूट्रलिटी होनी चाहिए चुनाव के दौरान वो नहीं देखने को मिला। हमें याद है कि जब टीएन सेशन जैसे चुनाव अधिकारी होते थे तो किस तरह से चुनाव करवाया जाता था, यंग लोगों ने नहीं देखा होगा, लेकिन जो थोड़े बहुत उम्रदराज है उन्होंने देखा होगा, और वहां से हम आज कहाँ पहुंच गए। और आज के दिन हमारी सबसे चिंता ये है कि जैसे फॉर्म 17C नहीं दिया गया समय पर, जो बूथ पार्टी के कार्यकर्ता थे वहां पे पोलिंग एजेंट्स थे, उनको ये नहीं बताया गया कि टोटल कितने वोट पड़े हैं। 10 दिन 11 दिन के बाद जो है पहले, दूसरे और तीसरे चरण में 1.5 2 करोड़ जो है वो वोट जोड़ दिए गए कि इतने ज्यादा वोट पड़े हैं, जो कि आज तक कभी नहीं हुआ। तो इन चीजों से जो है हम जनता को आगाह करना चाहते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को, पॉलिटिकल पार्टीज को, और जो लोग काउंटिंग के दौरान रहेंगे उनको भी, कि इस पे आप ध्यान दें और लोकतंत्र को हाईजैक न किया जाए, और कोशिश करें हम लोग जहां तक संभव हो कि जिस तरह से लोगों ने वोट डाला है ईवीएम में
वही परिणाम 4 तारीख को आए, और तब तक हमें सतर्क रहना है। उसके बाद जो भी परिणाम आता है उसको लेकर जो करना है वो हम लोग बाद में देखेंगे। लेकिन अभी अगला जो 2-3 दिन है, ये नहीं सोच के कि एग्जिट पोल में क्या आया है नहीं आया है, उस पर ध्यान नहीं देके हम लोग अपने जो है सतर्कता को बनाए रखें। ये समय नहीं है जबकि हम इसमें जो है स्लैक हों और अपने घर बैठ जाएं। ये हम आपको पत्रकारों से भी अनुरोध करते हैं कि आप लोग भी इसमें नजर बनाइए, क्योंकि आप जब कोई चीज रिपोर्ट करते हैं तो उसका असर जो है वो कई गुना होता है, और कई अखबारों ने किया भी है, इस बात को लेकर हाईलाइट भी किया है। तो इस लोकतंत्र को अगर हमें बचाना है, अगर पत्रकारिता को बचाना है, अगर हमें बोलने की आज़ादी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बनाए रखना है, तो ये 2-3 दिन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसमें हमें प्रेस का विशेषकर बहुत ही सहयोग चाहिए, और हम अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से इसमें काम करते रहेंगे। जो भी कोई हमें त्रुटि या कोई ऐसी अनहोनी चीज होगी वो हम आप तक पहुंचाएंगे, और आपसे अनुरोध करेंगे आप लोगों से कि उसको संबंधित अधिकारियों तक और बाकी लोगों तक और जनता में जरूर उसका प्रचार प्रसार करें। यही बताने के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कुछ साथी हैं जिन्होंने बहुत ही एक्सटेंसिवली जो है वो काम किया है अलग अलग क्षेत्रों में जाकर। अगर कुछ वो शेयर करना चाहें या आप उनसे कुछ जानना चाहें कि चुनाव के दौरान उनके क्या अनुभव रहे, तो वो भी हम आज बताना चाहेंगे थोड़ा समय लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो है कि कुछ जगह पर कागज में लिख के लोग लिया, ये अनिवार्य है कि सबको फॉर्म 17C मिला ही है, ये नहीं है। चाहे भाषा में, उर्दू में कई जगह से लोगों को हाथ में लिखा हुआ, कागज पर लिखा हुआ मिला है, यानी एजेंटों को कह दिया गया कि आप लिख लीजिए, और कई जगह मिला नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि मिला है कि नहीं मिला है तुरंत पता चल जाएगा। आप सब और ओपन कर दीजिए, सारे 17C आप लोग जो चुनाव के हुए हैं सारे ओपन करके, और तो पता चल जाएगा कि कहाँ आप दिए कहाँ नहीं दिए। अपलोड कर दीजिए वेबसाइट पे, सब पता चल जाएगा। तो कोई भी उसको डाउनलोड करके टोटल कर सकता है। हम लोग जो अनुभव है उसके हिसाब से कुछ जगह केवल कागज पर बोल दिया गया ऐसा है, कुछ जगह एजेंट की भी कमी होती है, वो मानते चलता है कि नहीं मिलता है। इसी समय आप ध्यान दीजिएगा कि पोजीशन था कि अखबार सोशल मीडिया में ये आ रहा था, डिमांड आ रहा था कि 17C देना अनिवार्य किया जाए, जबकि पहले से 17C देना अनिवार्य था। तो मैंने वो नियम जो बदल दिया गया 17C नहीं देने का, यानी ये कंफ्यूजन हो गया था कि 17C देना जरूरी नहीं है, ये भी सोशल मीडिया में एक कंफ्यूजन हो रहा था। सोशल मीडिया जैसे ECI कंटिन्यू बोला 17C दे रहा है, बोला है तो जारी कर दे, पता फॉलो नहीं किया गया। पर ये फील्ड में ये मुश्किल कभी-कभी होता है, उनको दिया नहीं जाता है, पर्ची में कल लिख पाते हैं। क्या आपने ECI में ऐसा कंप्लेंट किया है? ECI में कंप्लेंट मतलब कि बहुत तरह के कंप्लेंट जो है, ध्यान दीजिए कि कंप्लेंट क्या क्या बताते हैं। अभी जैसे आचार संहिता को उल्लंघन को लेकर जैसे कई वो अपनी बार 400 पार वाला मोदी वाला पर्ची बांटा गया, तो हम लोग को उसको जैसे ही जहाँ भी मिला है तुरंत से पता चला, तो उसको ट्वीट से और ECI में और हमारे यहाँ मुख्य चुनाव आयुक्त को भी व्हाट्सएप के माध्यम से भी उसको सूचित किए। तो जब पहली बार हुआ था तो उनका रिस्पांस भी आ गया था कि 4 में FIR भी दर्ज किया गया होता, लेकिन बाकी हर बूथ में ऐसे बहुत सारे आ रहे थे। उसके बाद पता नहीं क्या कुछ बार पता नहीं इसमें तो FIR हुए जहां तक हम लोग पहली बार में तो उन्होंने बोला था तीनों में हुआ है, बाकी जो 4 चरण हुआ उसमें हुआ है, लेकिन ये जो 17C वाला वो मामला नहीं आया। 401 बूथ नंबर रांची का है, उसमें 17C नहीं दिया गया है, पर चेक कर लीजिएगा उसको, में नहीं हुआ है। ऐसे ही कई जगह में है जहाँ नहीं उपलब्ध किया गया है। धार्मिक और भड़काऊ भाषण को लेकर हम लोग पहले चरण से ही यहाँ पे जो झारखंड के CEO हैं उनको मिलकर 4 बार ये दे चुके हैं, विज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन एक तो उनके बातचीत का जो लहजा है और जिस तरह से वो अच्छा होगा देख लेंगे हम लोग, तो नियम के हिसाब से एक होता है प्रॉम्प्ट की नहीं हम इसको देखते हैं, आपको फीडबैक देंगे। और ECI का जो साइट है उस पर भी हम लोगों ने कंप्लेंट, जो वेब ऐप है उस पर भी बहुत सारे कंप्लेंट किए हैं। बाकी जो ऑल इंडिया हुआ तो हुआ ही, लेकिन हम लोग झारखंड की बात कर रहे हैं। लेकिन कहीं भी कोई, वो तो आप लोग भी जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने क्या क्या बोला है, उस पर कितने सारे कंप्लेंट हुए हैं, उसमें हम लोगों के भी कंप्लेंट है लोकतंत्र बचाओ की ओर से, लेकिन कहीं भी कोई जो है संज्ञान नहीं लिया गया। दूसरा ये है कि भूमिका बिल्कुल निष्क्रिय रही है, बोलना चाहिए। निर्वाचन आयोग की भूमिका पर ही हम लोग सवाल कर रहे हैं। आलोका जी, क्या लगता है चुनाव आयोग जो है वो पूरी तरह से निष्पक्ष नहीं है या आप लोगों का? हाँ, हम लोगों का मानना है कि मानना क्या, ये व्यवहारिक रूप में देखा है
कि चुनाव आयोग बिल्कुल ही निष्पक्ष नहीं रहे। जिस तरीके से हम लोगों ने चुनाव के दिन लगातार ट्वीट करते रहे कि इस तरह 400 पार की जो पर्ची है वो व्यक्तिगत रूप से जो महिलाएं ओल्ड एज की हैं, जो देख नहीं सकती हैं, वृहद बहुत बुजुर्ग महिला है, उनको पर्ची में 400 पार का वो चिपका कर उनको बूथ तक पहुंचाने की प्रक्रिया जो है वो हुआ है। और ये हमने अब लोकतंत्र बचाओ 2024 के ट्विटर पे भी किया है और हम लोगों ने व्यक्तिगत रूप से भी ट्विटर में ये ट्वीट किया है कि ये लगातार हो रहे हैं। चाईबासा, रांची, खूंटी, इन सब इलाकों में पहले चुनाव हुआ था और इसको आगाह करने की हम लोगों ने निर्वाचन आयोग को कोशिश की, मगर निर्वाचन आयोग आंख भी बंद कर लिए, कान भी बंद कर लिए और कोई भी व्यवहारिक तरीके से इसको रोकने की कोशिश नहीं की। कहीं कहीं तो बूथ पर जाकर हम लोगों ने उनको बताया कि ये निर्वाचन आयोग का ये कर्तव्य बनता है कि ये आचार संहिता का उल्लंघन है। उन्होंने व्यक्तिगत मौखिक रूप में कहा, लिखित तो नहीं, कि एक व्यक्ति अगर लेके जा रहा है तो हम उसको रोक नहीं सकते हैं। ये एक बात उन्होंने निर्वाचन आयोग ने हम लोगों के सामने ये बात पक्ष रखा। लेकिन चूंकि आचार संहिता है और देश में चुनाव की प्रक्रिया है, चल रही है और आचार संहिता निर्वाचन आयोग का जिम्मेवारी बनता है कि इस तरीके के प्रचार प्रसार को बूथ के इलाकों में रोका जाना चाहिए। जो वो निष्क्रिय रहे और वो फैसिलिटी के शिकार हो गए, वो एक पक्षीय हुए, वो जनतंत्र के हिसाब से वो काम नहीं किए। 17C वाला बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं उस पे। 70C वाला आरोप ये है कि हमने 2 दिन बूथ पे जाकर देखा है कि वो 70C वाला जो पर्ची है वो सुदूर, अगर सुदूर की इलाका को एक पॉइंट आउट करे तो उसमें हाथ से लिखकर उन्होंने दिया है, कई जगहों में तो दिया ही नहीं है। और हम लोग डीसी से, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर डीसी से मांग भी किए हैं कि निर्वाचन आयोग और डीसी कम से कम ये 70C वाला सार्वजनिक करे। तो ये सार्वजनिक करने की मांग हम लोगों ने किया है। देखिए सर, एग्जिट पोल आ गया, हालांकि ये अंतिम नतीजे नहीं है, एग्जिट पोल ही है। फिर भी लगभग सभी एग्जिट पोल में 350 प्लस एनडीए को दिखा रहा है। जी, उसका इसको 2-3 तरीके से समझना चाहिए। पहला तो है कि आज तक कोई भी एग्जिट पोल नहीं रहा है जिस पर बहस नहीं होती, और डिस्क्लेमर तो खुद वो लगाते हैं कि एग्जिट पोल है, बार बार 10 बार बोलते हैं। हम लोग जो पूरे देश का संदर्भ में बाद में बताएंगे, लेकिन हम लोग जो झारखंड में घूमे हैं जितने इलाकों में, उसके आधार पर यह है कि एग्जिट पोल जमीन की जो सच्चाई है उससे अलग है, और उसका बहुत सारा कारण का जरूरत नहीं, उससे अलग है। किसी भी हालत माने अगर, और इस कारण से और ज्यादा कि ये एग्जिट पोल जो है क्यों आया है, इसके पीछे की क्या रणनीति है, और दूसरा कि उसे एग्जिट पोल से कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि जो एग्जिट पोल लाने वाले ग्रुप हैं उनका पूरे चुनाव में अगर रोल देख लें, चुनाव नहीं पूरे 10 साल में अगर रोल देख लें, तो उनको भाजपा सरकार की कमी कम दिखती है, कांग्रेस की कमी माने ज्यादा दिखती है, या विपक्ष की कमी ज्यादा दिखती है, ये जनरल है। और ये एग्जिट पोल उन्हीं का है। इसका से पहला तो है कि अब सोशल मीडिया में अगर तुलना करना है तो वो एग्जिट पोल और सोशल मीडिया के जो अलग अलग तरह के पोल है उन पर भी बातचीत थोड़ी चाहिए, क्योंकि प्रचार ज्यादा हो रहा है एग्जिट पोल का है। ये एग्जिट पोल एक स्ट्रेटेजिक, एक बिजनेस, मनोरंजन का जो कहा जाता है, एक मनोरंजन का खबर है, एक बिजनेस का कदम है और एक तरह से स्ट्रेटेजिक कदम है, रणनीतिक कदम। कभी भी अगर कुछ अंदर में कुछ हुआ, अगर बदल गया, कोई बड़ा घोटाला मान के अंदर होता, वो होगा कि नहीं होगा उसका संदर्भ, लेकिन अगर घोटाला हुआ, इसके बारे में 2-3 संकेत आप समझिएगा कि जो बातें आ रही है कि 10% तक वोट बढ़ा जी, ईवीएम पर ठिकरा फोड़ेंगे, ये लगातार अमित शाह और दूसरे लोग बोल रहे हैं, ईवीएम पर ठिकरा फोड़ेंगे, यानी ईवीएम कुछ खास उनके नजर में भी है और बाकी छोड़े। तो कभी अगर रिजल्ट बदल जाए तबे कहने का है कि ऐसा तो एग्जिट पोल ने भी कहा था। इस आधार के लिए, यानी एक
गलत करने की संभावना को नहीं, वो सचमुच सही है, इसके लिए एक आधार के रूप में भी हो सकता है। और बिजनेस के हिसाब से तो सट्टा बाजारी आप जानते ही है कि उसमें अलग अलग तरह का हवा बनता है, ये से बहुत बड़ा बिजनेस है, वो एक कदम। ठीक है, इस बात को लेकर ईवीएम के रोक को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ इनकार किया और ये कहा कि नहीं बिल्कुल ये सही है। ईवीएम का संदर्भ है कि अभी समझिए कि सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट, हाँ, तो उसका कहना यह है कि सुप्रीम कोर्ट जो वर्डिक्ट दिया करता है उसको चुनौती उससे बड़े बेंच में मिलती है। सुप्रीम कोर्ट आज जो फैसला दे रहा है कल अलग फैसला दे सकता है, बेंच के हिसाब से और सारे हिसाब से अंतर पड़ता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का जो बयान है वो जो है उसके हिसाब से, यानी उसका संदर्भ केवल है कि संदेह हमको नहीं करना चाहिए चुनाव आयोग पर, उसका मूल स्वर है। लेकिन जब चुनाव आयोग खुद कई तरीके से चीजों को करने लगे और इस तरह से परसेंट, सुप्रीम कोर्ट ने तो नहीं कहा कि आपको 13 दिन के बाद 12 दिन के बाद आपको देना चाहिए, 12 दिन के बाद दिए हैं तो बहुत प्रोसेस के हिसाब से आप सही काम किए हैं। 12 दिन के बाद आप मतगणना का आंकड़ा देते हैं, मतदान का आंकड़ा देते हैं, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा। तो ये जो स्थितियां उसके हिसाब से है, और सुप्रीम कोर्ट को भी ईवीएम के बारे में जनता की जो संदेह है, सवाल नहीं, आपत्ति नहीं, जो अगर आकांक्षा है, जिज्ञासा है और कुछ है, तो उस जिज्ञासा को शांत करने के लिए इससे अच्छा सुप्रीम कोर्ट को फैसला देना चाहिए था, इससे अच्छा फैसला दे सकता था।